गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अनुच्छेद क्लास की। जो हमारे अनुच्छेद चल रहे हैं आज हम करेंगे उसका थर्ड पार्ट। हमने अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 123 तक देख लिया था। एक में क्या था, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। और 123 में क्या था, राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्ति। आज हम करेंगे उससे आगे। और इस पार्ट के बाद हमारा एक पार्ट और बच जाएगा जिसमें हम अनुच्छेद को ही करेंगे। आज है हमारा अनुच्छेद 124। इसमें किसका वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन, भत्ते और पदच्युत यानी कि पद से हटाना, संरचना, कैसा सुप्रीम कोर्ट होगा, नियुक्ति कौन करेगा, शपथ कौन दिलवाएगा और वेतन कितना होगा, इन सभी का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 126। इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो कार्यवाहक होते हैं, यदि हमारे पास मुख्य न्यायाधीश न हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को बुलाया जाता है। तो उस किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, अनुच्छेद 126 के तहत। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 129। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जितने भी निर्णय होंगे उनको संभाल कर रखा जाएगा। इसको कहते हैं रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 131। इसमें सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के बारे में बताया गया है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच यदि विवाद हो जाए या राज्य के बीच विवाद हो जाए तो इसका निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो मूल अधिकारिता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है अनुच्छेद 131 के तहत। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 137। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने निर्णय को बदल भी सकता है। और ऐसा हमको उदाहरण भी देखने को मिलता है, जैसे 1960 के बेरूबाड़ी केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रिव्यू करने का अधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने निर्णय को चेंज कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 141। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाध्यकारी होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जितने भी देश में अन्य कोर्ट है उनको मानना बाध्यकारी होगा, यानी कि मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 142। इसमें कंप्लीट जस्टिस यानी कि पूर्ण न्याय के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि किसी भी न्यायालय में चल रहे केस को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, और किस किस वजह से मंगा सकता है, वह कह सकता है कि हम पूर्ण न्याय देंगे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत किसी भी कोर्ट में चल रहे केस को अपने पास मंगवा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह या परामर्श ले सकता है और दे सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं होगा, बाध्यकारी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 148। इसमें सीएजी का वर्णन किया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका वर्णन है अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट है हमारा संविधान का भाग 6। भाग 6 जो राज्य से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 153 से 237 के बीच बातचीत करेंगे। अनुच्छेद 153, इसमें किसका वर्णन है, राज्यों में एक राज्यपाल होगा। और राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद 52 था। इसके तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 154। इसमें राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति निहित है, लेकिन अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 159। इसमें राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है, और शपथ कौन दिलवाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 60 के तहत, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत, और गवर्नर 159 के तहत शपथ लेता है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 161। इसमें राज्यपाल की क्षमतान शक्ति का वर्णन किया गया है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है, और जैसे राज्य में मुख्यमंत्री होता है वैसे ही केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, और जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे ही राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल का संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 76। और भारत के वर्तमान कौन है? आर वेंकटरमणी। पहले कौन थे? MC शीतलवाड़। ये सभी बातें हमको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में। एक यहाँ पर नोट लगाने योग्य बात क्या है? नोट लगाकर हमको ध्यान रखना है कि राज्यपाल मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट और मार्शल लॉ की सजा को माफ़ नहीं कर सकता। अन्य सजाओं को माफ़ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ की सजा को माफ़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 163। इसमें राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ऐसा किसमें कहा गया? अनुच्छेद 163 में। लेकिन संघ के संबंध में किसमें कहा गया? अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 165। इसमें राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता कौन होगा? एडवोकेट जनरल। किसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 165 में। लेकिन केंद्र के लिए क्या होगा? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 194 में किसका वर्णन है? MLA MLC के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इनके चुनाव के बारे में, इनके विशेषाधिकारों के बारे में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 194 में। लेकिन सांसद के विशेषाधिकार का वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 105 में मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद हमारा 200। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की विधेयकों पर अनुमति, यानी कि राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देता है अनुच्छेद 200 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति देता है अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 201। इसमें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, यानी कि यदि राज्यपाल चाहे तो कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 201 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 202। इसमें राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी कि राज्यों का बजट होता है अनुच्छेद 202 में। लेकिन अनुच्छेद 112 में केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 213। इसमें राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्ति का वर्णन किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 123 में। यह विधायी या कानूनी निर्माण शक्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 214। इसमें हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है, यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 224, लेकिन 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और 214 में हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 215। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। इसका संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 129 से। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी रिट जारी करने की शक्ति अधिक है? इस मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है और सुप्रीम कोर्ट कम पावरफुल। क्यों? इस नोट में हम देखेंगे कि क्यों हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। नोट: हाई कोर्ट मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स दोनों के उल्लंघन में रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार: हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में रिट को जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कर सकता है। इसलिए ज़्यादा पावरफुल हुआ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के साथ पास ज़्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है रिट जारी करने के मामले में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा शिक्षक अधिकार। शिक्षक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स है, और संपत्ति का अधिकार क्या है? भाग 3 के अलावा है, यह एक लीगल राइट्स है। तो लीगल राइट्स इसमें हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी करेगा। हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 235। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण उच्च न्यायालय का होगा।
नेक्स्ट है हमारा भाग 7। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें था अनुच्छेद 238। अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भाग 8। इसमें संघ शासित क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक किया गया है। अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली से संबंधित है और इससे संबंधित अधिनियम कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन 1991 संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 241। इसमें यूटी में एचसी होगा, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है उसमें हमारा हाई कोर्ट होगा। जैसे वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें से दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनमें हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है हमारा भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 1992 में इसको जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हैं। इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं टोटल। सबसे पहला तो ये रहा 243, फिर 243 ए से ओ, 15 ये और एक ये, तो टोटल कितने हो गए? 16 अनुच्छेद हो गए। अब हम देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 243 ए, अनुच्छेद 243 ए में कौन कौन से किसका वर्णन है? ग्राम सभा का गठन का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है 243 जी, इसमें ग्राम पंचायत की शक्तियों के, जैसे हम पार्ले जी खाते हैं, पार्ले जी खाने से आती है हमको ताकत, तो ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन किसमें है? 243 जी में अनुसूची 11, इसमें 29 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है 243 आई का मतलब है इनकम, तो राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 आई में। नेक्स्ट है हमारा 243 के, इसमें किसका वर्णन है? राज्य निर्वाचन आयोग का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 243 के में। जैसे केंद्र में वित्त आयोग होता है अनुच्छेद 280 के तहत, वैसे ही राज्य में वित्त आयोग होता है 243 आई के तहत। और केंद्र के बाद आता है स्टेट के बाद आता है लोकल गवर्नेंस यानी कि ग्राम पंचायत। तो पंचायतों से संबंधित वित्त आयोग का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 243 आई में। और नगर निकायों से संबंधित वित्त आयोग का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 243 वाई में। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भाग 9। भाग 9 नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 243 क्यू, इसमें नगर पालिका के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 243 वाई, इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, जो नगर निकायों से संबंधित है। लेकिन पंचायत से संबंधित राज्य वित्त आयोग कौन सा है? 243 आई का मतलब है इनकम और जी का मतलब है शक्ति, यानी कि जी पार्ले जी खाने से आती है हमको ताकत। तो ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन है अनुच्छेद 243 जी में। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 243 जेड ए, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 243 जेड डी, जिसमें जिला आयोजन समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा भाग 9 बी। भाग 9 बी में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड टी तक वर्णन है। इसमें सहकारी समिति का वर्णन है, जो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा भाग 10, जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 244 से संबंधित है। भाग 11 केंद्र राज्यों से संबंधित है। 245 से 263 तक केंद्र राज्यों से संबंधों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 246, इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें अनुसूची 7 के बारे में बताया गया है। अनुसूची 7 में कितनी सूचियाँ हैं? सूची 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें वे विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में किसी एक कानून को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का इसमें कानून मान्य नहीं होगा। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 5 विषयों को जोड़ा गया, तो इसमें हो गए वर्तमान में 52 विषय।
लेकिन इसमें से 5 विषय राज्य सूची में से 5 विषय हटाए गए। तो राज्य सूची में मूल संविधान में थे 66 विषय, लेकिन 5 संवर्धित सूची में जोड़ दिए गए। तो इसमें है 61 विषय वर्तमान में और संवर्धित सूची में है 52 विषय। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 246 ए मतलब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 246 ए। इसमें जीएसटी का वर्णन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और यह कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। संवर्धित सूची पर लगने वाला टैक्स कौन सा है? जीएसटी, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 246 ए में। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 279 ए, इसमें किसका वर्णन है? इसमें वर्णन है जीएसटी काउंसिल का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल का 279 ए में, लेकिन जीएसटी का वर्णन है 246 ए में। ये बात हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। यदि कोई राष्ट्रीय हित में कानून होगा तो यदि वह राज्य सूची का भी विषय हुआ तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होगी। ऐसा किसमें कहा गया? अनुच्छेद 249 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा 254। इसमें संवर्धित सूची के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्य यदि असंगत यानी कि मिसमैच हो जाए तो इसमें संसद का कानून मान्य होगा। इसमें संविधान में लिख कर दिया है अनुच्छेद 254 में, यदि संवर्धित सूची पर कोई कानून राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं और दोनों मिसमैच या असंगत हों तो इसमें संसद का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 254 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 262। इसमें क्या कहा गया? नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है, प्राधिकरण और आयोग। और उदाहरण क्या है? कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी 262 के तहत यदि कई राज्यों या 2 राज्यों के बीच नदी के जल को लेकर विवाद हो जाए तो एक प्राधिकरण या आयोग बनाया जा सकता है अनुच्छेद 262 के तहत। और इसका उदाहरण कौन सा है? कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी के उद्गम कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी कोडागु जिला कर्नाटक में। और यह किन किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी से होती हुई या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ केरल से आकर इसमें मिलते हैं, तो केरल की सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार इसमें शामिल राज्य 3 हैं और एक यूटी है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ये 4 यहाँ से संबंधित हैं। कावेरी नदी जल विवाद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 263। इसमें किसका वर्णन है? इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम करेंगे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा? अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 में, लेकिन हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका वर्णन है अनुच्छेद 215 में। लेकिन 214 में किसका वर्णन है? हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का रिव्यू मतलब अपने निर्णय को चेंज कर सकता है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 137 में। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदला है? हाँ, बदला है। 1960 में बेरुबाड़ी का केस हुआ था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को एक और केस आया, केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ऐसा किस निर्णय में कहा गया था? बेरुबाड़ी केस में कहा गया था 1960 में। अनुच्छेद 143। इसमें राष्ट्रपति कानूनी परामर्श ले सकता है और दे सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मानना बाध्य नहीं है। भारत का एक सीएजी होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 148 में भाग 5 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें राज्य संघ के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा का गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 243 ए में। और यदि आपसे पूछे ग्राम पंचायत का गठन तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताने योग्य कौन से क्वेश्चन है? अक्षमादान शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसकी? राष्ट्रपति की अक्षमादान शक्ति। नेक्स्ट संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? और एक थर्ड क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी हमारी आज की क्लास। एक क्लास और बच गई जिसमें हम करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फिर हम संविधान के भाग 1 से भाग 22 तक के महत्वपूर्ण सभी भागों की चर्चा बारी बारी से करेंगे। इस प्रकार हमारी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी।
चलिए तो मिलते हैं हम कल। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।